सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है एक मिसलेनियस टॉपिक की भी नहीं कहेंगे कि इन्वायरमेंट का पार्ट ही तो है एग्रीकल्चर भी, जो लार्जली डिपेंडेंट है ऑन इन्वायरमेंट। तो हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या है पहले उसको डिफाइन करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह की क्या है, एक प्रैक्टिस है कि सॉइल को कल्टीवेट करने की, जिसपे हम लोग क्रॉप्स फसल अपनी उगाते हैं, जानवरों को हम लोग पालते हैं, ठीक है, खाने के लिए, फाइबर के लिए, मेडिकल प्लांट्स के लिए, या बाकी कोई भी तरह की चीज़ें जो है, जो हमें क्या है, ह्यूमन लाइफ को, जो इंसानी ज़िंदगी है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको इन्हेंस, उसको और बढ़ावा देने के काम आती है। ये एक असेंशियल पार्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। जब से ह्यूमन जो है सिविलाइजेशन स्टेज पे आई है, जब से सिविलाइज्ड हुई है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक है ना, एडवांसमेंट जब से टेक्नोलॉजी की, टेक्निक की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, तो इसने किस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर को शेप किया है, ठीक है, किस तरह के एग्रीकल्चर टाइप्स आई हैं, ठीक है, क्या इसके बेनिफिट है, करेक्टरिस्टिक्स है, एम्स है, ठीक है, हाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस पे कैसे डिपेंडेंट है, सोइल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम लोग जो है एक बेसिकली कवर करेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खासकर किस किस टाइप के मेनली किस टाइप की कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट कंडीशंस, इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो एग्रीकल्चर जो है उसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, वेरियस फैक्टर्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन बहुत सारे फैक्टर्स। जैसे मेथड किस तरह का यूज़ होता है, प्रोडक्शन के स्केल पे, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर। एक टाइप पढ़ते हैं हम सब्सिटेंस एग्रीकल्चर। देखो, सब्सिटेंस इस टाइप की जो फार्मिंग एक्टिविटी है ना, इस टाइप की जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, इसका प्राइमरी फोकस जो होता है वो खाना प्रोड्यूस करना है फार्मर के लिए, जो बंदा खेती पे काम कर रहा है, ज़मीन पे काम कर रहा है, और उसकी फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए। मतलब सब्सिटेंस मतलब उतना ही जितनी ज़रूरत है। इसकी जो स्केल है, मतलब जितनी मकदार में, जितनी क्वांटिटी में जो है, वो क्वांटिटी स्मॉल होती है। और कोई भी जो सरप्लस है, वो अगर थोड़ा सा भी कोई सरप्लस बचा है, फॉर एग्जांपल 1 एकड़ ज़मीन में कोई 3 लोग हैं घर के, वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें वो जो है अपनी क्रॉप उगा रहे हैं पूरे साल में, और फिर उसी का यूज़ जो है घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब खाने पीने में, और जो बच गया थोड़ा सा उसको बेचते हैं या किसी के साथ ट्रेड कर लेंगे दूसरी किसी चीज़ के लिए। सब्सिटेंस एग्रीकल्चर ये होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। स्मॉल स्केल होता है, ज़्यादातर फैमिली खुद से चलाती है। टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन जो है, मशीन्स का यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। लो यील्ड होती है। अगर जो कमर्शियली जो फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इतने याद है। जो कमर्शियल फार्मिंग है उससे जो है, जो पैदावार है, जो जो क्वांटिटी है वो कम होती है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी पे जो है क्या है, एम्फेसिस है, कि जोर डाला जाता है जितनी ज़रूरत हमें है उतना ही प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें स्लैश एंड बर्न होता है कि फार्मर जो है एक छोटी सी ज़मीन का पैच, जो फॉरेस्ट का, जंगल का एरिया जो है, वो क्लियर करते हैं, प्लांट काट्स के, जो ट्रीज़ हैं उनको काट के, वहाँ पे जो है क्रॉप्स अपनी उगाते हैं कुछ सालों के लिए, फिर उस ज़मीन को छोड़ देते हैं रिकवर होने के लिए, ठीक है। फिर नई जगह पे जाके दोबारा से वो पेड़ काटते हैं, और ये स्लैश एंड बर्न, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ये भी जो है सब्सिडेंस फार्मिंग में आती है। फिर है इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग। देखो, ये इंटेंसिव जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे ये प्रैक्टिस की जाती है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, जैसे पार्ट ऑफ एशिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ लोगों के पास कुछ एकड़ ही ज़मीन होती हैं, जहाँ लैंड जो है, लैंड डिवाइडेड है लोगों के बीच में, ठीक है, छोटे छोटे लैंड के जो है लोगों के पास हिस्से हैं। वहाँ पे जो है क्या करते हैं फार्मर, जो है क्रॉप्स को जो है इंटेंसिवली ग्रो करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एक ही जगह पे जो है दो दो तीन तीन क्रॉप भी साल की उगाई जाती है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं एक टाइम पे, कहीं वेजिटेबल उगाई जाएंगी, कहीं फूड वाली क्रॉप उगाई जाएंगी, ताकि वो अपनी फैमिली का कैसे गुजारा कर सके, ठीक है। ये इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग होती है। दूसरा चलते हैं, दूसरी जो है वो है कमर्शियल। देखो, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है, ये जो है इसका एम होता है कि हम लोगों ने क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स प्रोड्यूस करने हैं बेचने के लिए, फॉर सेल, ठीक है। हमने जो अपना जो एग्रीकल्चर, जो क्रॉप, जो फसल उगाई है, वो या फिर जो लाइफ स्टॉक हम उस ज़मीन पे जो है
कर रहे हैं, मतलब जैसे शीप्स है, गोट्स है, मिल्क के लिए काउज हैं, बफेलोज है, ये चीज़ें हैं जो जो लाइव स्टॉक है, उनको हमने मार्केट के लिए रखा हुआ है, रादर देन जो है पर्सनल, जो है क्या है, पर्सनल जो है वो कंजम्पशन के लिए। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में बेचने के लिए जो फार्मिंग हम करते हैं, इस टाइप की फार्मिंग में जो है लार्ज स्केल जो है यूज़ होता है। टिपिकली लार्ज स्केल फार्मिंग होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, और फोकस होता है हाई एफिशिएंसी पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी हो। यहाँ लार्ज स्केल फार्म्स होते हैं, यूज़ होता है मशीन्स का, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, इरिगेशन सिस्टम का। प्रोडक्ट जो जो पैदा किया जाता है वो या तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स और लाइव स्टॉक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है। जैसे एग्जांपल मोनोकल्चर फार्मिंग है, जो जो कल्टीवेशन है सिंगल क्रॉप की लार्ज एरिया के ऊपर, जैसे कॉर्न या सोयाबीन है या फिर वीट है, होता है ना, सोयाबीन से कॉर्न्स जो मक्की होती है, या फिर वीट जो क्या है। तो इन इस टाइप की जो है मोनोकल्चर में, जहाँ साल में एक ही जो है क्रॉप उगाई जाएगी, एक ही फसल उगाई जाएगी, लेकिन वो क्या है, बहुत बड़े एरियाज में। ठीक है, फिर लाइव स्टॉक फार्मिंग, जहाँ लार्ज स्केल कैटल्स, पोल्ट्रीज, पिग फार्मिंग, दूध के लिए फॉर मिल्क, फॉर मीट के लिए पिग फार्मिंग, और मिल्क के लिए और एग्स के लिए काउज, मुर्गियाँ जो हैं ये पाली जाती हैं, पूरे पूरे साल चलता रहता है। ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए। तो ये कमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ जो फार्मिंग की जाती है, जहाँ खेती बाड़ी की जाती है मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है, तीसरा आता है मिक्स्ड फार्मिंग। देखो फार्मर्स जो दोनों क्रॉप्स, बोथ क्रॉप्स भी और लाइव स्टॉक, मतलब जो जानवर हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, वो एक ही जगह पे जो है वो क्या करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। मतलब क्रॉप्स उगा रहे हैं, उधर फार्मर्स जो है वो रेयर भी कर रहे हैं एनिमल्स को भी। तो ये कंबाइंड बेनिफिट जो क्रॉप प्रोडक्शन का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, इसको मोर रेजिलियंट एक मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से भी, कि एक की अगर डिमांड कम है, दूसरे की तो डिमांड होगी, दूसरे की डिमांड कम है, पहले की तो होगी। तो इस तरीके से होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन और लाइवली स्टॉक दोनों को इंटीग्रेट, दोनों आपस में मिला के काम किया जाता है। जो एनिमल्स का जो मनूवर होता है उसको फर्टिलाइजर्स की तरह क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स फार्मर के लिए पैदा होती है, अलग अलग रास्तों से जो है इनकम आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, एक फार्मर वीट भी ग्रो कर रहा है, और उसके साथ साथ जो है कैटल, पिग और चिकन भी जो है रेज कर रहा है। तो ये क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग इसको कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। मैंने बताया था कि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो है पार्ट है, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम हमने पैदावार, मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम को क्वांटिटी में जो है हमने उगाना है किसी स्मॉल एरिया ऑफ लैंड से, यूजिंग क्या है, हाई लेवल ऑफ लेबर का ज़्यादा, कैपिटल पैसा ज़्यादा, इनपुट ज़्यादा, इनपुट्स डाल के छोटे से एरिया से हमने प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है। इसमें फर्टिलाइजर, वाटर और पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ होता है। ऑफन इन्वॉल्व हाई डेंसिटी क्रॉप प्लांटिंग या एनिमल स्टॉकिंग का। टिपिकली इन्वॉल्व मैकेनाइज्ड सिस्टम, इरिगेशन, ग्रीन हाउस फार्मिंग, इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती है, हाई टेक्नोलॉजीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग, क्रॉप्स जैसे टोमेटो है, पेपर है, लुटिसी ग्रोन है, ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। डायरी फार्मिंग है, हाई एफिशिएंसी ऑपरेशन, काउज जो है वो मिल्क की जाती है मल्टीपल टाइम एक डे में, लार्ज फैसिलिटीज़। वैसी टाइप की काउज भी होती हैं, वैसी टाइप की चीज़ें भी, वैसे टाइप का सीड जो यूज़ होता है क्रॉप्स में हाई क्वालिटी होता है। ठीक है, हाई यील्ड वाला। तो ये इंटेंसिव फार्मिंग का जो इंटेंसिव फार्मिंग जो, और वो कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है, जहाँ छोटी सी लैंड से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ये मेथड जो फार्मिंग का है, that avoid synthetic chemicals like pesticide, fertilizers, focus on sustainability, crop rotation and natural process to maintain soil health and ecosystem। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आपको याद रखना है कि बिना फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के, ठीक है, क्रॉप्स का उगाना, इसमें जो है, इसमें जो है क्या किया जाता है कि सोइल की जो ज़मीन की जो जो वो ज़रख़ीज़ता, जो फर्टिलिटी है ना, जो ज़मीन मतलब बंजर ना हो, उसको मेंटेन किया जाता है बड़े नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से। मनूवर का यूज़ किया जाता है जो लाइव स्टॉक्स का है, उस तरीके से, ना कि जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का और सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करके क्या किया जाए।
सॉरी। तो ना कि क्या किया जाए, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता, किसी भी हर्बिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, एम्फसाइज होता है कि बायोडाइवर्सिटी, सॉइल और हेल्थ को, जो सॉइल हेल्थ को जो है उसको ध्यान में रखने के लिए क्रॉप रोटेशन की जाती है, कवर किए जाते हैं क्रॉप्स को, और कंपोजिटिंग की जाती है। मतलब क्रॉप्स को जो है, एक क्रॉप उगाइए, फिर दूसरी बार दूसरी, फिर तीसरी बार तीसरी। ठीक है, ओके। और ऊपर से ढका भी जाता है ताकि मॉइस्चर रिटेन कर सके लॉन्ग टर्म तक। अच्छा, सर्टिफाइड बाय ऑर्गेनिक, जो रेगुलेटरी बोर्ड है उससे सर्टिफाइड करना पड़ता है कि क्या ये ऑर्गेनिक है भी है या नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म्स हैं। अच्छा, फ्री रेंज या जो पास्चर हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, ये सारी चीज़ें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे क्या होता है, जिससे फार्मिंग जो है की जाती है, समझे। ये ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ फार्मर्स जो क्या करते हैं, जंगलों को, बड़े बड़े जंगल्स जो है ना उनको क्लियर करते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, फिर वहाँ पे ग्रो किया जाता है क्या, क्रॉप्स फॉर फ्यू ईयर्स। और फिर उसके बाद जब सोइल की फर्टिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, एक जंगल को काटा, वहाँ पे जो है क्रॉप लगाया आपने। ठीक है, एरिया को क्लियर करके वहाँ क्रॉप्स लगाए, फिर 2-3 साल तक जब आप क्रॉप्स लगाओगे बिना किसी फर्टिलाइजर्स का यूज़ किए ना, तो क्या हो जाएगा, अब वहाँ की फर्टिलिटी लूज़ हो जाएगी, क्योंकि आफ्टरवर्ड वो क्या करते हैं, नई जगह पे मूव करते हैं, नया एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, है ना। और दूसरे को जो है, जो ओल्ड पैच है ये वाला, इसको रहने देते हैं तब तक, ये 2-3 साल के लिए जब छोड़ते हैं ये दोबारा फर्टाइल हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दोबारा आ जाएंगे। ये ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जहाँ रेनफॉल, एडिक्वेट रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व क्लियरिंग एंड बर्निंग वेजिटेशन, मतलब स्लैश एंड बर्न, याद रखना, स्लैश एंड बर्न। इससे प्रिपेयर की जाती है लैंड कल्टीवेशन के लिए। लैंड इज यूज्ड फॉर फ्यू ईयर्स बिफोर बीइंग लेफ्ट एज फैलो, फिर रिकवर होने के लिए। एग्जांपल अमेजोन बेसन्स में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब सहारा अफ्रीका में, इन एरियाज में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर इन इंडिया, देखो अब हम देखते हैं कौन कौन सी दिक्कत है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़े, अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। मेनी, व्हाट आर दी एग्रीकल्चर, जो इंडिया में वेराइटीज़ ऑफ चैलेंजेस फेस कर रहा है। बहुत से ऐसे हैं जो वो डीपली जो रूटेड है, कहाँ उनके हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेटेड फैक्टर्स भी। कहीं कम पैसों की वजह से, कहीं इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं है, कहीं पे जो पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स हैं। मतलब डिस्पाइट बीइंग इंडिया एक मेजर इंडियन इकोनॉमी जो है, और जो मिलियंस ऑफ लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, सेक्टर जो है इंडिया का इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर है, फिर भी एग्रीकल्चर लैंडस्केप जो है उसमें सेवरल जो है प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। अब क्या हुआ, लैंड होल्डिंग जो इंडिया में है ना, लोगों के पास स्मॉल है और फ्रेगमेंटेड है। एक तो इनहेरिटेंस लॉ की वजह से, जहाँ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो 2 एकड़ से भी कम लैंड है। देखो पहले एक लैंड थी एक परिवार के पास, अब उसके 4 अगर बेटे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, या बेटियां हैं जैसी भी है ना। तो वो 4, पहले 4 एकड़ जो लैंड थी, अब वो एक एकड़ हो गई है, फिर 1 एकड़ मल्टीपली डिवाइड हो रही है तो 0.25 रह गई है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेकिंग फार्मर इनएफिशिएंट, लिमिटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन बहुत कम है। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लैंड पे कम है। यहाँ अगर इसके 3 फैमिली मेंबर हैं तो 1 एकड़ लैंड पे, या 4 फैमिली मेंबर हैं या 5 हैं तो वो 1 एकड़ लैंड पे सस्टेन कर रहे हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन है कि लैंड का कंसोलिडेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर किसी लैंड के, जो ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग अगर इनके पास 2-2 एकड़ है, तो ये सारे मिल के जो है इस लैंड में रिसोर्सेज अपना पूल करें। ठीक है, इस 8 एकड़ में, और यहाँ प्रोडक्टिविटी फिर इंक्रीज होगी। अपने सारे रिसोर्सेज अगर पूल करेंगे यहाँ पे, और इस एरिया में जो है क्रॉप्स उगाएंगे, और लास्ट में जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो वो ज़्यादा रहेगा। लैंड का कंसोलिडेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस तरीके के इनिशिएटिव लें। ठीक है, डिपेंडेंस, देखो मानसून पे और क्लाइमेट पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हैविली डिपेंडेंट ऑन मानसून सीजन, जो जून से जो सितंबर के बीच में चलता है। या अनप्रडिक्टेबिलिटी जो रेनफॉल की है, वो उससे भी जो है क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है, इरेगुलर प्रोडक्टिविटी होती है। कभी कभी ड्रॉट्स हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, या फ्लड हो जाता है,
फ्लडिंग भी हो जाती है ना, पानी सैलाब आ गया तो ये क्रॉप्स को तबाह कर देती है, इससे फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। क्लाइमेट चेंज ने जो है इन हालात को और तेज़ कर दिया है, रेनफॉल की पैटर्न चेंज हो चुके हैं। अच्छा, रिस्क फ्लड का और ड्रॉट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हमें क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पैदा करनी होंगी जो लॉन्ग टर्म तक अगर रेनफॉल न भी हो तो भी सस्टेन कर पाए। बेटर, अगर जब पानी होता है तो उसको मैनेजमेंट हमें बेटर करना होगा, हमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनानी होंगी, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज जो है क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में बहुत लार्ज रिवर्स हैं, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिवर्स वाटर रिसोर्सेज जो है वो बड़ा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे ओवर एक्सट्रैक्शन हो रही है ग्राउंड वाटर की, हाँ बहुत हद से ज़्यादा, तो वाटर टेबल नीचे गिरता जा रहा है, पानी की बहुत पूर मैनेजमेंट है, ये इरिगेशन सिस्टम इनएफिशिएंट है। ठीक है, जिससे वाटर स्कार्सिटी होती है, कॉन्सिक्वेंस ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, इसको लीड टू, इससे क्या वाटर टेबल कम हो रहा है। मैंने भी आपको बताया पर्टिकुलरली जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, इरीगेटेड एरिया जो है वहाँ सैलिनिटी हो रही है और वाटर लॉगिंग। सैलिनिटी क्या समझते हो ना आप, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, पानी में जो है वो वेपोरेशन हो रहा है, वेपोरेशन से सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, ये क्रॉप्स को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, लो प्रोडक्टिविटी और इनएफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर की, जो इन हिंदुस्तान के किसान की, वो बहुत कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड देखें हम उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, हमारे पास यहाँ मशीन्स जो है बहुत कम है, आउटडेटेड टेक्निक्स हैं, लो यील्ड है बहुत सारे सेक्टर में, क्योंकि स्मॉल स्केल फार्मिंग है, बहुत कम रिटर्न मिलता है फार्मर्स को, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते अपनी लैंड पे, उतना रिटर्न ही नहीं मिलता, ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम कम्पीट ही नहीं कर पाते। हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें बेटर एक्सेस होना चाहिए, जो सीड्स है और इनपुट क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है अगर उतने अच्छे मिलने चाहिए हमें, सीड बैंक्स शुड बी इनकरेज्ड एवरीवेयर, तभी जाके ये प्रॉब्लम दूर होगी। अच्छा, फाइनेंशियल और क्रेडिट प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे फार्मर्स जो है आप देखते हो कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स कर देते हैं ना क्रेडिट लोन की वजह से। पहले तो उनको मिलता ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मिलता भी है तो ऊपर वाली जितनी कंडीशंस हैं उससे वो सफ़र कर रहा है, जितनी हमने ऊपर प्रॉब्लम्स पड़ी, अब वो चुका भी नहीं पा रहा, तो वो इन मनी लेंडर्स के पास जाता है। ठीक है, जो उनसे जो है इंटरेस्टेड बड़ा हाई चार्ज करते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उतना भी बेहतर नहीं है कि जिससे हमें जो है ईजी एक्सेस हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो इससे क्या है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं फार्मर्स, हम लोग इनोवेशन में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, ठीक है, मशीनरीज में कर नहीं रहे, तो इस टाइप के अनएक्सपेक्टेड जो फाइनेंशियल शॉक्स है, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया, ड्रॉट या रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल या फ्लड की वजह से, तो अब इस सिचुएशन से कैसे कॉप करेंगे, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई फार्मर सपोर्टिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस भी कम है। देखो, जो पूरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल एरियाज में कहीं कोई क्रॉप्स को बेचने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कहीं स्टोर हाउस हैं रूरल एरियाज में, नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। अब स्टोर के लिए नहीं है तो उनके जो है क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो रास्ते में बहुत नुकसान हो जाता है। तो मार्केट का एक्सेस ना होना भी जो है 50% तो उनकी क्रॉप मार्केट रीच नहीं कर पा रही, तो वो कैसे अर्न करेंगे। तो हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, आप एक किसान ने जो है पूरे साल मेहनत करके, ठीक है, उगा रहा है कुछ चीज़, या फिर जो वेजिटेबल्स उगा रहा है, जो पेरिशेबल क्रॉप्स है जैसे वेजिटेबल्स हैं, अब उनको तो शाम तक मार्केट में पहुंचना है। अगर शाम को उगाया है उसने, अगर उसने शाम को जो है एक क्रॉप उगाई है, वो जो है सुबह तक मार्केट पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। अब ना रोड फैसिलिटी है, ना स्टोरेज है, ना कोल्ड स्टोर से कुछ भी नहीं, तो वेजिटेबल तो सारी नुकसान हो गई ना उसकी। और नहीं डायरेक्ट मीडियम है, ये तो यहाँ से एक बंदा खरीदे यहाँ बेचे, अब जो ये वेजिटेबल रास्ते में लेके जा रहा है ना बंदा, तीसरा बंदा मिडिल मैन, ये उनका आधा पैसा खा जा रहा है कमीशन। तो इनको जो है वो जितनी प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा मिडिल मैन की वजह से। अर्बन और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस है ही नहीं इन फार्मर्स के पास। हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, हमें बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ करनी होंगी, डेवलप करनी होगी। हमने डायरेक्ट फार्मर को जो है मार्केट से जोड़ना पड़ेगा, मिडिल मैन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एफपीओ जैसी चीज़ें जो है और जनरेट करनी पड़ेगी।
फिर है डिपेंडेंट ऑन फ्यू क्रॉप्स। देखो एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन, जो बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो कुछ मेजर क्रॉप्स पे, जैसे राइस, वीट और शुगर केन है, गेहूं जो है, और चावल हैं, और या फिर जो गन्ना है, सिर्फ इन पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि इन पे एमएसपीज जो है बेहतर मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बारे में इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, समझे। अब मोनोकल्चर पैटर्न, एग्रीकल्चर जो है वो वल्नरेबल है प्राइस स्विंग्स और क्लाइमेट चेंज से भी। अगर अगर जो है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, जैसे वीट, शुगर केन और यही सब लोग उगा रहे हैं, तो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसका प्राइस कम होगा, ठीक है। इसके और भी कंसिक्वेंसेज है, डिप्लीशन सोइल न्यूट्रिशन का, इंक्रीज वन पेस्ट और डिजीज़ का, लेक ऑफ डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट। अब डाइवर्स काइंड ऑफ क्रॉप्स उगाएंगे तो इनकम भी तो डाइवर्स वे से आएगी ना, तो कुछ क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है इंटायरली, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स किसके, एग्रीकल्चर के, जो इंडिया में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर एग्रीकल्चर इंडिया में जो है कितने महीनों में, कितने टाइप में, क्लाइमेट के चेंज पे, बेस्ड ऑन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, कितने टाइप में डिवाइडेड है एग्रीकल्चर इंडिया में। खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप जो है, खारिफ जो है, ये क्रॉप जो है, ये ज़्यादातर जो है जब मानसून शुरू होता है, यूजुअली जून और जुलाई में, तब लगाई जाती है, ठीक है। और इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम में, अक्टूबर नवंबर में। इसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है ये खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। जैसे राइस है, मेज़ है, कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है, मिल्ट है, ज्वार, बाजरा जो है, ठीक है, ये खारिफ क्रॉप में आती है, जो जून में मानसून स्टार्ट होने पे लगाई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में जो है ये क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। क्या हो गया, सॉरी। तो नेक्स्ट है रबी क्रॉप। देखो ये जो है विंटर सीजन के बिगिनिंग में, विंटर सीजन में जो है अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे जो है इसको लगाया जाता है, और इसको जो है, इसका हार्वेस्ट जो है स्प्रिंग में होता है, अप्रैल मई में, ठीक है। इसको थोड़ा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसे वीट है, बेरली है, मस्टर्ड है, ग्राम है, मिल्ट है, बहुत सारी दालें हैं, लेंटल्स है। तो जैद क्रॉप तीसरी, दूसरी है कि रबी क्रॉप, ये विंटर्स में। तीसरी जैद, जैद क्रॉप जो है ये समर्स में जो है, रबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बीच वाले सीजन में, मार्च एंड जून के सीजन में, जब क्लाइमेट वार्मर होता है तब उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, खीरा है, मेलन है, पम्पकिन है, टमाटर से, मेज़ है, और कुछ वेजिटेबल है। ये जैद क्रॉप जो बिटवीन द टू क्रॉप्स, ठीक है। तो तीन टाइप के क्रॉप्स आ गए, रबी, खारिफ, और इन दोनों के बीच में क्या है, जैद, ओके। तो ये सारी क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं, ओके। बेस्ड ऑन सीजन जो है हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप इंडिया में, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल भी, एक क्रॉप की कितनी जिंदगी है उस पर भी पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया में खासकर एनुअल क्रॉप्स जो सालाना एक बार होती है पूरे साल में, ये क्रॉप्स की लाइफ साइकिल, जो जर्मिनेशन है, फ्लावरिंग है, फिर जब बीज उसका प्रोड्यूस होगा, फिर उसकी डेथ होगी, ये सिंगल है, एक साल में एक ही बार ग्रो किया जाता है ना। तो इसको जो है, इसको दोबारा से प्लांट किया जाएगा अगले साल। तो ये इंडिया में एनुअली होती है। जैसे इसमें वीट आ जाती है, इसमें राइस है, मेज़ है, सोयाबीन है, कॉटन है, पल्सिस है, ठीक है, पीज, अच्छा, लेंटिल्स है। तो ये साल में सिर्फ एक बार होती है, अगले साल इनको दोबारा से उगाया जाएगा, ये प्रोसेस दोबारा से फॉलो किया जाएगा। बेनिलियल जो बेनिनियल क्रॉप्स हैं, ये इनको 2 साल लगते हैं कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल, ठीक है। फर्स्ट दे ग्रो वेजिटेटिवली, फिर सेकंड ईयर में वो फ्लावर करेंगे और बीज जो है सीड प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल है कैरोट है, कैबेज है, ओनियन है, शुगर बीट्स है। इन लोगों को जो है एटलीस्ट 2 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। पहले ईयर्स में पत्ते वत्ते निकलेंगे, ठीक है, दूसरे ईयर्स में जाके फूलेंगे और फिर जाके इसमें जो है दाने पड़ेंगे। अब प्रीनिल, ये क्रॉप्स जो है लिव, ये 2 साल से ज़्यादा रहती है और कंटिन्यू प्रोड्यूस करती रहती है सेवरल ग्रोइंग सीजन्स तक, बिना इसको दोबारा रिप्लांट किए हुए, ठीक है, विदाउट नीडिंग टू बी रिप्लांटेड। जैसे फ्रूट ट्रीज है, एप्पल, मैंगो, बनाना, एक बार लगा दिया पत्ते, फिर पेड़ पे जो है लगेंगे 2-3 साल तक, बनाना के तो लगेंगे। ग्रेप्स, अंगूर है,
एस्परंजिस है, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, इस तरह की ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो आती है उसमें। इरिगेशन देखो ये हमने पढ़ लिया, बेस्ड ऑन सीजन पढ़ा, कमर्शियल वो पढ़ा, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से लाइफ साइकिल के बेस पे क्रॉप्स कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जो है इरिगेशन सिस्टम। देखो इरिगेशन क्या है, ये एक आर्टिफिशियल जो है सिस्टम है जिससे पानी जो है ज़मीन पे या लैंड पे लगाया जाता है, असिस्ट किया जाता है, पानी डाला जाता है ज़मीन पे ले जाके किसी वाटर सोर्स से, कि किस लिए, फसल उगाने के लिए। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए असेंशियल है, स्पेशली उन एरिया में जहाँ बारिश बहुत कम होती है या रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है या कम है। ये हेल्प करता है क्या, नेचुरल प्रेसिपिटेशन एज ए सप्लीमेंट। एक तो बारिश हो रही है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी इंश्योर करना है कि क्रॉप्स को, जो फसलों को है, पानी जो है वो मिलता रहे, ठीक है, किसी ड्यूरिंग ड्राई स्पेल, सूखे के टाइम पे, या एरिड या सेमी एरिड रीजन में। एक प्रॉपर इरिगेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्रॉप्स कितनी ग्रो करेगी, क्योंकि वाटर इज असेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी, मेंटेन करेगा सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर सिस्टम की। अच्छा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखो, बहुत सारी टाइप्स एग्रीकल्चर की, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस है। हम हम वो पढ़ेंगे जो थोड़े से जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे सरफेस है इरिगेशन है, यहाँ पानी अप्लाई किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैसे, सरफेस के ऊपर, बाई ग्रेविटी। इट इज़ ओनली ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड कि ग्रेविटी की मदद से वाटर जो है वो खुद फ्लड होता है फील्ड पे, क्रॉप्स को खुद इवनली कवर करता है। एक सोर्स से आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक मोटर होती है, जैसे यहाँ से पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स से छोड़ दिया, वो पानी खुद फैल के पूरी फील्ड में चला जाएगा, ठीक है। फिर है वाटर फ्लोज इन स्मॉल चैनल्स और फूरे बिटवीन रोज एंड क्रॉप्स। जैसे ऐसे ये पानी है, यहाँ से एक सोर्स से पानी निकल रहा है, ठीक है, यही निकल रहा है, यहाँ से ऐसे बनाई जाती हैं लाइनें, ठीक है, और वो डिफरेंट क्रॉप्स में जैसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं, यहाँ पे क्रॉप है, बीच में ये पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे भी होता है। फुर्रे इरिगेशन, फुरो बेसन इरिगेशन, लैंड को डिवाइड किया जाता है छोटी छोटी फील्ड में, और फिर लैंड को जैसे ये डिवाइड किया जाएगा लैंड को छोटी छोटी फील्ड्स में, ठीक है, फिर उसको इंडिविजुअली पानी दिया जाता है, यहाँ से थोड़ा खोल दिया, फिर यहाँ चला गया, फिर ये भर गया यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से। ड्रिप इरिगेशन देखो ये लोकल सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, वाटर को जो है रूट जोन तक डिलीवर किया जाता है प्लांट के, पाइप्स के साथ, ट्यूब के साथ, एमीटर्स के साथ, जो है ये हाईली एफिशिएंट मेथड है इरिगेशन का। इससे जो है पानी की वेस्टेज कम होती है, एवेपोरेशन और कम होती है, क्योंकि वहीं तक जहाँ प्लांट्स है ना, वही प्लांट के रूट्स तक पहुँचाया जाता है पानी, ठीक है। यहाँ पे ड्रिप लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पानी निकल रहा है, यहाँ पानी निकल रहा है, जहाँ जहाँ प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पानी निकल रहा है, तो इससे एवेपोरेशन कम होगी, पानी ज़्यादा, वेस्टेज पानी का कम होता है, प्रिसाइजली जगह पे पानी पहुँचाया जाता है, एक हेल्दी जो है क्रॉपिंग ग्रोथ होती है। इससे सॉइल इरोजन और बहुत सारी कम चीज़ें होती है। इसके डिसएडवांटेजेस है क्योंकि इसका सेटअप जो करना है ना वो बड़ा कॉस्टली होता है, खासकर बड़ी लैंड जहाँ पे होती है। इसका रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि पाइप्स में क्लॉगिंग भी हो सकती है, ठीक है, बंद भी हो सकते हैं ना, है ना। ये छोटे चीज़ों के लिए, हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स हैं, लीज जैसे बड़ी बड़े जो जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं उनके लिए ठीक है, ऑर्चिड्स में, विन यार्ड्स में, वेजिटेबल्स में, फ्लावर्स के लिए, उनके लिए ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है। फिर है स्प्रिंकल। देखो स्प्रिंकल इरिगेशन जो है, इस टाइप की इरिगेशन में ना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता पाइप्स के थ्रू, फिर स्पार्क्ड ओवर द क्रॉप्स लाइक ए नेचुरल रेनफॉल ड्यूरिंग ओवर हेड स्प्रिंकल्स। ऐसे एक स्प्रिंकल्स छोटा सा होंगे, पीछे जो है इसके ये टंकी है ना, इस तरीके से जो है पानी को इरिगेट किया जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये सूटेबल है क्रॉप के लिए, इंक्लूडिंग जो फील्ड क्रॉप से, वेजिटेबल्स या फूल से, ऑर्चिड से, बाकी जो है वाटर को इवनली उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसमें कभी कभी जो है फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह के कंटेनर से जो है इनिशियली जो है इसका कॉस्ट हाई होता है और बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पर्टिकुलरली इंसान को खुद से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये जो है एवेपोरेशन भी हो सकती है इससे, अच्छा एवेपोरेशन होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई है, ठीक है। तो स्प्रिंकल्स का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर है फ्लड इरिगेशन। देखो फ्लड इरिगेशन इस टाइप के वाटर इरिगेशन में ना पानी को अलो किया जाता है, वो खुद फ्रीली लैंड को कवर करेगा, छोड़ दिया जाता है, सिंपली लो कॉस्ट सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। अब राइस की कल्टीवेशन में देखो ना, पाइप लगा दिया जाता है या फिर कहीं किसी नदी नाले से, कैनाल से जो है लगा दिया जाता है और पूरे में फैल जाता है पानी। पानी की वेस्टेज बहुत होती है, वेपोरेशन बहुत होती है, सैलिनिटी सॉइल की बढ़ जाती है क्योंकि पानी भरा रहता है ना फील्ड में काफ़ी टाइम तक,
कैनाल इरिगेशन, देखो ये ना, ये नेटवर्क से कैनाल के जो बड़ा वाटर रिसोर्स है, समझ लो ये रिवर फ्लो कर रहा है और ये फील्ड्स इस एरिया में, तो यहाँ से कैनाल्स बिल्ड किए जाते हैं, इस फील्ड तक लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीपल अगर फील्ड्स हैं तो वहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में जो कैनाल यहाँ पहुँचाई जाएगी, यहाँ पहुँचाई जाएगी, यहाँ। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिस्टम है, इंडिया में बहुत बहुत फॉलो होता है। ठीक है, इस टाइप का इरिगेशन सिस्टम। फिर है, अगर हम इंडिया के हिसाब से, इंडिया में देखो डाइवर्स एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, कहीं माउंटेन एरियाज है, कहीं प्लेन एरियाज है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं डेजर्ट्स हैं। तो डिफरेंट एरिया में जो है इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स का, उसके क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। तो वो हम कुछ मेजर क्रॉप्स जो है इंडिया की देखते हैं। अगर हम फूड क्रॉप्स की बात करें, इंडिया में जो है ना, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरी दुनिया में। स्टेट ऑफ जैसे बंगाल है, जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब, आंध्र प्रदेश है, ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है जहाँ चावल बहुत हद तक प्रोड्यूस होता है, सेकंड लार्जेस्ट। फिर क्या है? वीट। फर्स्ट कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? चाइना। वीट इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर, नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है। जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में जो है वीट की प्रोडक्शन होती है। ये कौन है? फूड क्रॉप्स। मेज़ कौन भी प्रोड्यूस करता है बहुत से रीजन में, स्पेशली बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश रीजन्स में, माउंटेनस रीजन में मेज़ का प्रोडक्शन होता है। मिल्ट, बहुत सारी टाइप्स की मिल्ट, जैसे पर्ल मिल्ट है, बाजरा है, फिंगर मिल्ट है, रागी है, 100 ग्राम जौहर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड है जो स्पेशली जो सूखे ड्रायर एरियाज है, जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का, क्योंकि मिल्ट्स को ना वाटर कम चाहिए। ठीक है, और ये लैंड को इरीगेट भी करते हैं, सॉरी इरीगेट के फर्टिलाइज भी करते हैं। तो ये जो है इन सेमी ड्राई रीजन में, सेमी एरिड रीजन्स में जो है उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्सेस। देखो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। दालें होती है ना, जैसे लेंटिल्स है, चिक पीस है, पीजन्स है, पीज है, मूंग है। तो ये मेजर प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन रीजन्स में होती है। ये सारे फूड क्रॉप्स हैं। बेरली जो है प्राइमरी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ग्रो की जाती है, पर्टिकुलर स्टेट जैसे नॉर्थन रीजन, सॉरी पंजाब, हरियाणा और जो है राजस्थान के एरियाज़ में, ये फूड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स है। अगर कैश क्रॉप्स का बात करें, वो जो कमर्शियल पर्पजेस के लिए, जो एक्सपोर्ट करने के लिए, जो पैसे कमाने के लिए, कैश क्रॉप मतलब कैश मीन्स मनी। ठीक है, ट्रेड के लिए, ये इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरी दुनिया में, जिसका सिग्निफिकेंट जो कल्टीवेशन है वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। सोइल पे भी डिपेंड करता है, यहाँ ब्लैक सोइल होती है, ब्लैक सोइल जो फेवरेबल है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, है ना। शुगर केन का भी इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर है, प्राइमरी उत्तर प्रदेश में, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन रीजन्स में होता है। टी का असम और वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग जो फेमस है। केरला भी टी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। कॉफ़ी, इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है कॉफ़ी में, स्पेशली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। ये क्रॉप्स जो है, जो टी कॉफ़ी की ये प्लांटेशन की जो है ब्रिटिश ने इनकरेज की थी। तम्बाकू जो है ये भी आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका में पाया जाता है। रबर, केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इंडिया में। तो ये कैश क्रॉप्स जो है ये भी प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में। फिर हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स है, जैसे मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा और तमिलनाडु के रीजन में। तो बनाना, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना में। केले होते हैं, सिग्निफिकेंट कल्टीवेशन तमिलनाडु इस एरियाज़ में होता है। फिर सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लीमन, लाइम्स, ये भी ग्रो किए जाते हैं नागपुर में, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में। एप्पल हिमाचल और जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। पपाया जो वाइडली कल्टीवेट किया जाता है, जो गर्म रीजन से, जो जैसे बिहार, महाराष्ट्र और आंध्रा के। तो ये हॉर्टिकल्चर के जो है रिलेटेड जो क्रॉप्स है वो इंडिया में उगाई जाती है। और भी मल्टीपल क्रॉप्स हैं, लेकिन हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वेजिटेबल डिफरेंट टाइप्स है, पोटैटो, टमाटो, ओनियंस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पीज, ये डिफरेंट स्टेट्स में जो है मेजर प्रोड्यूसर है ईच क्रॉप्स के। जैसे टोमेटो जो है वो तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका और उड़ीसा में मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है। अनियन महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में जो लीडिंग ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। स्पाइसेस, चिल्ली, कार्डिमम, ये कुछ कार्डिमम जैसे केरला जो है, ब्लैक पेपर केरला और कर्नाटका में। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है स्पाइसेस और वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है मेजरली। ऑयल सीड भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्राउंड नट्स के पीनट्स में से गुजरात और आंध्रा और तमिलनाडु। फिर सोयाबीन जो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान। मस्टर्ड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ मेजर रीजन्स हैं, है क्या नहीं। तो ये है फाइबर क्रॉप्स, जैसे जूट है ना, बांग्लादेश के बाद हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शायद। तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन रीजन्स में। सिल्क, इंडिया सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है सिल्क का भी।
जो नहीं कीड़े से होती, पैदा की जाती, सिल्क वॉर्म से। तो ये कुछ मेजर स्टेट्स, तो ये कुछ है। बाकी अदर क्रॉप्स भी है, फ्लावर्स भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, जैस्मीन, रोजेज़, ऑयल पाम। ये अर्लियर स्टेज में अभी ऑयल पाम की कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट की गई है, एक्सपैंड की गई है बहुत सारे रीजन्स में। हमारा जो मिशन भी है ऑयल पाम का मिशन, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला में। इंडिया में जो है बहुत सारी किस्मों की जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है। क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, किस टाइप का क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल है साउथ में, तो वहाँ बहुत सारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, रबर की कल्टीवेशन होती है। वहीं टेम्परेट जोन है जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का, वहाँ राइस, वीट जैसी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। फिर अगर आप नॉर्थन स्टेट, हिमालयन स्टेट है, वहाँ जो है कोल्ड रीजन है, तो वहाँ भी वीट की कल्टीवेशन भी होती है, एप्पल और भी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फेवरिंग द क्लाइमेट कंडीशन, जैसी सॉइल है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं क्योंकि हम मानसून पे डिपेंडेंट है, पानी बहुत कम है, सॉइल डिग्रेड हो रही है कॉन्टीन्यूसली, जो अफेक्ट कर रही है क्रॉप्स की यील्ड है ना। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ में रोल भी प्ले कर रही है। जैसे उसने एमएसपी लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। फिर जो है बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, पोस्ट हार्वेस्ट भी, प्री हार्वेस्ट भी, ड्यूरिंग हार्वेस्ट भी, अगर फार्मर्स का नुकसान हो जाता है। बहुत सारी अब क्रेडिट लाइन्स भी जो है ऑफ़र करने लग गई हैं डिफरेंट बैंक्स, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंक्स भी हमने चालू कर दी हैं, ताकि क्या है, इन फार्मर्स को जो है असिस्ट मिले इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स से ही तो ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर रही है ना। तो फार्मर्स आर द बैकबोन। हमारी जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, समझे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हमने बेसिक से हमने कवर किए हैं। इसमें और डेप्थ में भी जाएंगे, जैसे अगर क्रेडिट लाइन का है एग्रीकल्चर में तो वो इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, लैंडस्केप पे अगर डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर है वो ज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, अभी हमने कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पढ़े। ठीक है, खारिफ, रबी क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कवर होंगे। हमने जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी थी वो हो गई, इतनी सी हमने पढ़नी थी। ठीक है, और कोई मेजर इम्पैक्ट जो है वो हम डिफरेंट चैप्टर्स में जो है इसके साथ इंटरलिंक करके जो है हम लोग समझेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।